अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये कह रहा है कि एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड से हमारा इवैल्यूएट करना है। तो 3860 है, 3861 है, ये 2x2 का डिटर्मिनेंट दिया गया है। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो काफ़ी लेंथी हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन बनेगी। तो उससे बेहतर ये है कि इसको रिड्यूस करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि रो 2 में से अगर मैं रो 1 को माइनस करता हूँ, यानी कि जब मैं रो 2 में से रो 1 को निकालूंगा तो ये मेरे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन और सिंपल बन जाएगी। तो यहाँ पर ये कह रहा हूँ, रो 2 में से रो 1 को जब मैंने माइनस किया है तो यहाँ पर 3860 3862 में से 3860 को माइनस करेंगे तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी दूसरी तरफ भी 2 आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसको मल्टीप्लाई करने से बेहतर ये है कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 2 को बाहर कॉमन ले लेता हूँ। 2 को जब कॉमन लूँगा तो 3860 माइनस 3861, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 आ जाएगा। साइन बड़ी वाले का यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -1 और इसका आंसर आ जाएगा -2 आ जाएगा। फिर इसी तरह हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी हमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया है और इसको हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है। 1 + x है, y z x, 1 + y z x y और 1 + z है। और हमने इसको इक्वल टू शो करना है 1 + x y और z के। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए, राइट हैंड साइड प्रूव करने के लिए मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं इस मैट्रिक्स से इसको थोड़ा सा रिड्यूस करता हूँ, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में करता हूँ। सिंपलेस्ट फॉर्म करने के बाद मैं मुझे एक्सपेंड करने के लिए और सिंपल बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं रो 2 में से रो 1 को माइनस कर लूँ और इसी तरह अगर मैं रो 3 में से रो 2 को भी माइनस कर लूँ, मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पर तो मेरे पास एक्स यहाँ पर इधर ज़ीरो बन जाएगा और यहाँ पर भी ज़ीरो बन जाएगा। तो फिर इसको एक्सपेंड करना मेरे लिए और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x -1, माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो जब रो 2 में से ये फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x के साथ कट जाएगा, y -y और z के साथ, तो मेरे पास ये आ जाएगा, डिटर्मिनेंट बन जाएगा। अब इस डिटर्मिनेंट को क्या करूँगा, इसको एक्सपेंड करूँगा। तो इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ रो 1 से। जब मैं इसको रो 1 से एक्सपेंड करता हूँ तो 1 + x आ जाएगा। और 1 + x से मुराद ये है कि यानी कि A11 एलिमेंट है, इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। इससे मुराद ये है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये रो और ये कॉलम को छोड़ के बाकी लेफ्ट ऑफ एलिमेंट ये आ जाएंगे। और जब हम यहाँ पर A12 एलिमेंट की बात करेंगे, इस y के साथ माइनस को फैक्टर वाला लगा देंगे। तो इस A12 एलिमेंट से मुराद ये है कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम ये, इसको छोड़ के बाकी लेफ्ट ऑफ एलिमेंट बच जाएंगे मेरे पास x और 1 + z। इसी तरह A13 की बात करेंगे, A13 से मुराद ये कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को छोड़कर बाकी लेफ्ट ऑफ एलिमेंट, तो वो मेरे पास x 1 + y x और y z आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई करके ये आ जाते हैं। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ से -1 और माइनस बाहर वाला प्लस हो जाएंगे और यहाँ से माइनस माइनस प्लस। तो ये राइट हैंड साइड हमने ये इसको क्या करना था, प्रूव करना था। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ये कह रहा है कि एक डिटर्मिनेंट दिया गया x - p x - q x + p + q की एक और हमने शो करना है। तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद यहाँ पर कुछ सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पर देखें x - p और x - q है, तो ये कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा। अगर मैं रो 2 में से रो 1 को माइनस कर दूँ तो यहाँ पर मेरे पास x - p आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अगर मैं रो 3 में से रो 2 को माइनस कर दूँ तो यहाँ पर मेरे पास x - q आ जाएगा। तो फिर मैं उसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये x + p, ये वाली टर्म भी मेरे पास, ये वाला फैक्टर भी आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करता हूँ, रो 2 में से रो 1 को माइनस कर लेता हूँ और रो 3 में से रो 2 को क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ। माइनस करने के बाद मेरे पास ये आ जाएगा, p - x आ जाएगा, x - p 0 0 और ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो x - p आ जाएगा। और यहाँ से माइनस को बाहर कॉमन ले लेता हूँ तो x - q आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, x - p रो 2 से और x - q अगर मैं कॉमन ले लूँ रो 3 से, यानी कि x - p को मैं कॉमन ले रहा हूँ रो 2 से और x - q को रो 3 से, तो मेरे पास ये सिंप्लीफाई बन
क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि सिंपल कितना सिंपल रिड्यूस बन गया है। तो फिर इसको मैं फर्दर एक्सपेंड करता हूँ रो 1 से। जब मैं रो 1 से एक्सपेंड करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा एक्स पी क्यू आ जाएगा। एक्स से मराद ये कि इस रो और इस कॉलम को छोड़ के बाकी लेफ्ट ऑफ एलिमेंट, तो लेफ्ट ऑफ एलिमेंट 1 0 -1 आ जाएगा 1। और इसी तरह A12 फर्स्ट और सेकंड कॉलम और इसको छोड़ के मेरे पास आ जाएंगे ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे एक्सपेंड करने के बाद। तो फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि अंदर मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद ये मेरे पास आ जाएगा। तो x माइनस पी इंटू -1 प्लस क्यू, तो ये राइट हैंड साइड यही हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 और 1 + c है, इक्वल टू शो करना है a b c 1 + 1/a + 1/b और 1/c के है। तो यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर अगर मेरे पास इधर आ जाए, इधर भी 0 बन जाएगा और इधर भी 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर 0 बनने के बाद क्या होगा कि जो मेरे पास गिवन डिटर्मिनेंट है ये और सिंप्लीफाई फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये करता हूँ कि रो 2 में से अगर मैं रो 1 को माइनस कर दूँ और इसी तरह अगर मैं रो 3 में से रो 2 को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये बन जाएगा 1 + a 1 1। रो 1 तो अपनी जगह पे है। अब रो 2 में से रो 1 को माइनस करेंगे तो 1 -1 माइनस है, यानी कि माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरे पास ये रिड्यूस हो के ये मैट्रिक्स ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, इसको एक्सपेंड करता हूँ रो 1 से। रो 1 से एक्सपेंड करने के बाद सेम वही है कि A11 इस एलिमेंट से मिला के फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, इससे मिला के फर्स्ट और सेकंड कॉलम और फर्स्ट और थर्ड कॉलम छोड़ के बाकी लेफ्ट ऑफ एलिमेंट। तो बाकी लेफ्ट ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे इसके डिटर्मिनेंट्स के अंदर आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखें आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 1 + a, तो यहाँ पे b c 0 - b ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर बी सी आ जाएगा -ac -0 हो जाएगा, यहाँ पे ए बी और ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को बी सी के साथ मल्टीप्लाई करें तो बी सी हो जाएगा, ए बी सी आ जाएगा। फिर यहाँ से माइनस और माइनस प्लस ए सी हो जाएगा और यहाँ से ए बी। अब यहाँ पर देखें कि ए बी सी को अगर मैं बाहर कॉमन ले लूँ, ए बी सी को बाहर कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास बन जाएगा, यानी कि जब कॉमन लूँगा तो ए बी सी वाला जो फैक्टर है ये तमाम फैक्टर के नीचे डिवाइड में चला जाएगा और जो चीज़ें कट होती हैं तो वो कट करने के बाद मेरे पास ये बन जाएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c। और ये मैंने क्या करना था, इसको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई करें सिंगुलर इन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं, अब मैट्रिक्स हिस्सा स्क्वायर मैट्रिक्स हिस्सा है टू बी है सिंगुलर, कि उसको हम सिंगुलर कब कहेंगे, ये नहीं कि मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट लें और इक्वल टू 0 आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिंगुलर है। और स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए नॉन सिंगुलर इफ़, कि अगर हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें तो वो हमारे पास इक्वल टू 0 यानी कि 0 के बराबर ना है तो वो हमारे पास आ जाता है। इस तरह की मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी ये भी है कि अगर किसी भी मैट्रिक का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर होगा। यानी कि नॉन इन्वर्स से मुराद ये कि जब हम इन्वर्स को का फार्मूला से लिखते हैं तो होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और साथ जॉइंट ऑफ ए लिखते हैं। तो अगर 1/a अगर सिंगुलर की अगर हम बात करें तो 1/0 करेंगे तो ये हमारे पास इन्फिनिटी आ जाता है, इसलिए यहाँ पर हम बात करते हैं नॉन सिंगुलर की। तो एक मैट्रिक्स है, इसको अगर हम सिंपल एक्सपेंड करें रो 1 से तो रो 1 से एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 7a 1 1 एलिमेंट की बात करें तो इससे मुराद ये है कि इस रो और इस कॉलम को छोड़ के बाकी लेफ्ट हाफ एलिमेंट 2 - 2 1 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 की बात करें तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ के 6 - 2 5 1 आ जाएगा। और A13 इस एलिमेंट 3 की बात करें तो A13 है, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इसको छोड़ के ये फर्स्ट रो है ये थर्ड कॉलम है, इसको छोड़ के बाकी लेफ्ट ऑफ एलिमेंट 6 2 5 1 हो जाएगा। तो 2 × 2 डिटर्मिनेंट है। जब इसको हम सिंपल एक्सपेंड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, फाइनल में जो रिज़ल्ट बनेगा वो आ जाएगा 28 - 28, तो आंसर आ जाएगा 0 के। इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया है, तो जो गिवन मैट्रिक्स ए था इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ये कहता है कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ लैम्डा
इफ़ ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि लैम्डा हमारे पास क्या है कि एक नॉन ज़ीरो स्केलर नंबर्स है और इसकी हमने क्या करनी है, वैल्यू को फाइंड करना है। साथ गिवन ये भी है कि मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, सिंगुलर है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर जो डिटर्मिन लेने के बाद इसको इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा की डिफरेंट वैल्यू आ जाएंगी। तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, रो वन से एक्सपेंड करेंगे माइनस लैम्डा, वही बात है फर्स्ट कॉलम को छोड़ के माइनस लैम्डा वन वन माइनस लैम्डा, यहाँ पे माइनस वन ये कोफैक्टर का ये फार्मूला होता है, यहाँ पे ए आई जे आ जाता है और ये इक्वल होता है माइनस वन रेज पावर ऑफ आई प्लस जे, और साथ ले लेते हैं एम आई जे। एम आई जे से मुराद ये कि माइनर ऑफ डैट एलिमेंट है। यहाँ से आई से मुराद ये है कि आई हमारे पास रिप्रेजेंट करता है रो के लिए है, और जे मुराद है इससे जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम के लिए है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ए वन वन की, तो ये ए वन वन फर्स्ट कॉलम को छोड़ के इसी तरह ए वन टू है, तो यहाँ पर माइनस से इसलिए आता है जब हम लिखते हैं कि माइनस वन पावर वन प्लस टू है, तो माइनस नेगेटिव नंबर है ऊपर पावर हार्ड है, तो जब नेगेटिव नंबर हो ऊपर पावर हार्ड हो तो आंसर हमारे पास आता है माइनस माइनस टाइम ऑफ दैट जो भी नंबर्स हो। तो यहाँ पर आ जाएगा ये इसको एक्सपेंड किया है रो वन से, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस लेमडा लेमडा स्क्वायर माइनस वन माइनस लेमडा, तो ये बन जाएगा। इसी तरह अब लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लेमडा प्लस टू लेमडा माइनस लेमडा क्यूब प्लस टू लेमडा। साथ ये गिवन भी था कि हमारे पास जो मैट्रिक्स था, ये मैट्रिक्स क्या था, नॉन सिंगुलर है, सॉरी सिंगुलर है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है इक्वल टू ज़ीरो इसको पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि लेमडा की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये आ जाती हैं माइनस लेमडा को बाहर मैंने कॉमन ले लिया है, लेमडा स्क्वायर माइनस टू आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो ये रियल नंबर्स की एक प्रॉपर्टी भी है जिसको हम कहते हैं ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर हमारे पास कोई से भी दो नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं और इन नॉन ज़ीरो नंबर से मुराद ये कि एक नंबर को भी इक्वल टू ज़ीरो रखें, दूसरे नंबर्स को भी इक्वल टू ज़ीरो रखें। इक्वल टू ज़ीरो रखने के बाद मेरे पास यहाँ पर ये बन जाएगा माइनस लेमडा इक्वल टू ज़ीरो है, लेमडा स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो है, तो यहाँ से माइनस को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो ही आएगा, तो यहाँ से लेमडा स्क्वायर माइनस को उधर शिफ्ट करेंगे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, तो यहाँ पर मेरे पास दो वैल्यू हो जाएंगी। ये लेमडा की डिफरेंट वैल्यू है, ज़ीरो प्लस अंडर रूट टू है और माइनस अंडर रूट टू है। ये दीज आर द नॉन स्केलर नंबर, लेमडा की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉल्व फॉर एक्स है, यानी कि एक्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। डिटर्मिनेंट है एक्स प्लस टू थ्री फोर, टू एक्स प्लस थ्री फोर, टू थ्री एक्स प्लस फोर है। अब यहाँ पर देखें अगर इधर ज़ीरो बन जाए तो मेरे लिए सिंप्लीफाई करना और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, रो टू में से रो वन को माइनस कर लूँ और रो थ्री में से अगर मैं रो टू को भी माइनस कर लूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा एक्स प्लस टू थ्री फोर माइनस एक्स, एक्स ज़ीरो है, ज़ीरो माइनस एक्स ज़ीरो है। तो यहाँ पर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ रो वन से, जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा रो वन से तो मेरे पास ये आ जाएगा एक्स प्लस टू, वही बात है इस कॉलम को छोड़ के एक्स ज़ीरो ज़ीरो माइनस एक्स ज़ीरो। तो यहाँ पर आ जाएगा सेकंड कॉलम की अगर हम बात करें तो सेकंड कॉलम और इस रो को छोड़ के माइनस एक्स ज़ीरो ज़ीरो एक्स हो जाएगा। और बात करेंगे फोर की तो इससे मुराद ये है कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ के ये इसको छोड़ के बाकी लेफ्ट ऑफ एलिमेंट मेरे पास ये बन जाएंगे। जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ पर एक्स प्लस टू है, एक्स स्क्वायर ये प्लस ज़ीरो हो जाएगा, माइनस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ज़ीरो हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर ऐड करूँगा तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस नाइन है। अगेन यहाँ पर ये क्या है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट है और ये दो नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, तो इनसे बता दिया कि एक नंबर भी इक्वल टू ज़ीरो है और दूसरा नंबर भी इक्वल टू ज़ीरो है, तो ज़ीरो और माइनस नाइन एक्स की डिफरेंट वैल्यू आ जाएंगी। फिर आ जाता है कि एक क्वेश्चन है थ्योरम्स टाइप है, यहाँ पर ये कह रहा है कि शो डैट इफ़ इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक एग्जिस्ट देन इट्स यूनिक, कि अगर किसी भी मैट्रिक का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, यूनिक होगा। यूनिक ये है कि मैट्रिक्स का एक इन्वर्स होता है और वो मैट्रिक्स क्या होगा, हमारे पास यूनिक होगा। तो यहाँ पर इसको ये जो थ्योरम है इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका प्रूव करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड से। कंट्राडिक्शन से मुराद ये कि हम सपोजिशन करेंगे
और सपोज करेंगे और एंड में जाके बोल देंगे कि हमने जो सपोज लिया था वो गलत लिया था। तो यहाँ पर अच्छा पहली बात ये कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो पहले भी बताया था वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर है। इसलिए यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं कि कंसिडर ये क्या है कि लेट अस कंसिडर दैट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर इसलिए लिया है क्योंकि मैट्रिक का जो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है वो नॉन सिंगुलर ही है, यानी कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अब यहाँ पर देखें ये हम गलत सपोज कर रहे हैं और जाके एंड में बोलेंगे कि हमने गलत ही प्रूव किया था, वो इसलिए कि ये कॉन्ट्राडिक्शन से कर रहे हैं क्योंकि इसका हमारे पास कोई ऐसा पार्टिकुलर प्रूफ नहीं होता है जिसको हम एग्जैक्टली शो कर दें। तो इस तरह के जितने भी थियोरेटिकल रिजल्ट होते हैं उनको हम प्रूव करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो यहाँ पे ये सपोज लेट अस सपोज दैट बी एंड सी आर इनवर्स ऑफ ए। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि बी और सी दो डिफरेंट इन्वर्स ले लिए मैट्रिक्स ए के, यानी कि यहाँ पे ये बात अंडरस्टूड है किसी अब यहाँ अंडरस्टूड है यानी कि मैट्रिक्स का एक इन्वर्स होगा, कभी भी एक मैट्रिक्स के दो डिफरेंट इन्वर्स नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर यही बात हम सपोज कर रहे हैं कि बी और सी क्या हैं, दो डिफरेंट इन्वर्स हैं किसके, मैट्रिक्स हैं। और साथ ये भी कंडीशन ये लगा देते हैं कि बी हमारे पास सी के इक्वल नहीं है। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि बाय डेफिनेशन लगा लेते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन लगाने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा ए बी इंटू बी ए इक्वल आ जाएगा आइडेंटिटी के, यानी कि ये बी यहाँ पर बी से मराद ये कि यहाँ से बी से मराद ये कि ए इनवर्स है। अब बी से मराद यहाँ पर हम ले रहे हैं ए इनवर्स है। अब मैट्रिक्स और उसके इनवर्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें या इनवर्स और मैट्रिक्स को, तो रिजल्ट में हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा ए सी इक्वल हो जाएगा सी है। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखें तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब है इनकी राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए भी इक्वल है ए सी के। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर करते हैं ए इनवर्स के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये बन जाएगा ए इनवर्स इंटू ए बी, ए इनवर्स इंटू ए सी। तो यहाँ पर ए इनवर्स इंटू ए है और यहाँ पर ए इनवर्स इंटू है, यानी कि यहाँ पर हम सिंपल एसोसिएटिव लॉ का यूज़ कर रहे हैं। एसोसिएटिव लॉ ये होता है ए इंटू बी सी इक्वल हो जाएगा ए बी इंटू सी का, ये एसोसिएटिव लॉ का यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स और उसके इनवर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। यहाँ पर भी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और साथ यहाँ पे अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट में हमारे पास वही मैट्रिक्स आता है। तो यहाँ पर आई मल्टीप्लाई बाई बी, आई मल्टीप्लाई बाई सी, तो बी इक्वल आ जाएगा सी के। अब यहाँ पर देखें हमने सपोज किया था कि बी और सी हमारे पास क्या हैं, दो डिफरेंट इनवर्स मैट्रिक्स ए के हैं। अब और साथ ये भी कि हमने कंडीशन लगाई है कि बी सी के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि बी सी के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, गलत है। वो गलत इसलिए कि यहाँ पे हमने जो सपोज किया था वही गलत लिया था कि एक मैट्रिक्स के हम क्या कर रहे हैं, दो इनवर्स ले रहे हैं। अच्छा, इसलिए यहाँ पर ये कंट्राडिक्शन आ गया है, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन ड्यू टू वो रॉन्ग सपोजिशन, हमने जो गलत लिया था इस वजह से आई है। तो इसका मतलब ये है कि एंस इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट देन इट्स यूनिक, यानी कि मैट्रिक का जो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, यूनिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 के अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 0 2 2 -1 3 2 है 1 0 5 है, और हमने फाइंड करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स बड़ा सिंपल है, ए इनवर्स। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ये मैट्रिक्स 3x3 है ना। जब आप ग्रेड 9 में आप लोगों ने स्टडी किया होगा, जब 2x2 मैट्रिक्स था तो उसका इन्वर्स निकालना बड़ा सिंपल था, ए बी सी डी करके अगर कोई भी मैट्रिक्स है तो जब उसका हम एडजाइन निकालते थे तो एडजाइन सिंपल था कि हम क्या करते थे, फर्स्ट और लास्ट की जगह को चेंज कर लेते थे और दूसरे और तीसरे के साइन चेंज कर लेते थे। अब यहाँ पर क्या है कि ये हमारे पास आ जाती है 3x3 मैट्रिक्स है, और 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एडजाइंट हम यूँ इस तरह से फाइंड नहीं कर सकते, तो हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसके बाद पहले चेक करते हैं क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं, मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं रो 1 से, किसी तरह से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 1 से, कॉलम 1 से, जहाँ जैसे आपकी मर्ज़ी है। मैं रो 1 से एक्सपेंड करता हूँ। एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पर मेरे पास क्या जाएगा, ये 8 आ जाएगा। अब 8 से मुराद ये है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स हमारे पास यानी कि 8 से मुराद ये कि नॉट इक्वल टू 0 है,
नॉट इक्वल टू ज़ीरो ये है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट क्यों करता है? क्योंकि मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट था वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? सिंपल एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट के लिए इस मैट्रिक्स के हम कोफैक्टर निकालेंगे, A11 A11 A12 और यहाँ तक एंडिंग तक A33 तक हो जाके फाइंड करेंगे A33 तक। तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो इससे बेहतर ये कि मैं एक स्टेप्स के अंदर ही क्या करता हूँ, इसके तमाम कोफैक्टर को फाइंड कर लेता हूँ। और यहाँ पर ये वही ट्रिक है कोफैक्टर वाली के प्लस माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस, यानी कि दोनों डायगोनल के अंदर मेरे पास वैल्यू प्लस आ जाएंगी और बाकी जो लेफ्ट ऑफ हैं वो मेरे पास क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो ये जितने भी एलिमेंट हैं तमाम की तमाम मैंने क्या किया? कोफैक्टर फाइंड किए हैं और ये ऊपर ट्रांसपोज है, ये ट्रांसपोज लेना मस्ट है। अब यहाँ पर आ जाएंगे, इस एलिमेंट की अगर हम बात करें, सिंपल ये है ज़ीरो की, तो इससे मुराद ये कि इस रो और इस कॉलम को छोड़ के बाकी लेफ्ट ऑफ एलिमेंट वो मेरे पास क्या आ जाएंगे? 3205। इसी तरह अगर हम टू की बात करें तो टू से मुराद ये कि A12 है, A12 से मुराद ये कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो ये एलिमेंट आ जाएंगे। इस तरह फर्स्ट और थर्ड कॉलम को छोड़ इसी तरह तमाम के तमाम एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कोफैक्टर फाइंड करने के बाद ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा? जब इसको आपस में एक्सपेंड करेंगे और ये आ जाएगा ये बन जाएगा मैट्रिक्स। फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेने के बाद आ जाता है कि ये इसका आ जाती है एडजॉइंट आ जाता है। फिर हमने फाइंड करना ए इनवर्स, तो ए इनवर्स के लिए ये फार्मूला होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू जॉइंट ऑफ ए। यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे और जो डिटर्मिनेंट है अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है, थियोरेटिकल रिजल्ट है। अगर ए और बी हमारे पास क्या हैं? दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं और ये दो चीज़ें हमने क्या करनी है? प्रूफ करनी है। तो इसको हम प्रूफ करते हैं जी। सबसे पहले क्या करते हैं कि ए इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू ए है और ए बी होल इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स इनटू ए के है। तो इसका फर्स्ट पार्ट को सबसे पहले प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने से पहले अंडरस्टूड है, अगर किसी भी मैट्रिक का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होता है? नॉन सिंगुलर है और ये गिवन बात भी गिवन है। तो फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसकी हम डेफिनेशन को अप्लाई कर देते हैं नॉन सिंगुलर की, यानी कि मैट्रिक का इन्वर्स की एग्जिस्टेंस की। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स यानी कि मैट्रिक और उसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें या इन्वर्स और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट में हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। इसी तरह यहाँ पर भी मैट्रिक्स बी के साथ भी हमने यही किया है कि ए और बी दो नॉन सिंगुलर थे तो डेफिनेशन लगाई है। अब यहाँ पर देखें इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो यहाँ पे ए इनवर्स ए की इक्वल है आइडेंटिटी के। हमने ए इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू ए के प्रूव करना है, तो ए इनवर्स होल इनवर्स को क्या करते हैं? इक्वेशन के दोनों तरफों मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पर देखें ए इनवर्स का होल इनवर्स, यहाँ पर ए इनवर्स इंटू ए है। अब यहाँ पर देखें अगर हमारे पास आ जाती है कोई भी नंबर्स है या हम अगर कोई भी अलजेब्राइक चीज़ ले लेते हैं, अगर एक्स स्क्वायर है और इसके ऊपर पावर ले लेते हैं 6 है। इसी तरह अगर हमारे पास वाई स्क्वायर है और इसके ऊपर पावर भी हम यहाँ पर भी 6 ले लेते हैं, तो इनको हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इसकी होल पावर 6। तो यहाँ पर भी यही है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि ए इनवर्स है और इसका होल इनवर्स है, तो यहाँ पर ये जो ए इनवर्स है इसको मैं इसके साथ लिख लेता हूँ और फिर इसकी होल पावर माइनस इनवर्स ले लेता हूँ होल में, साथ ए अपनी जगह पे है। अगर जब इसको अगर ओपन करें ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स अपनी जगह पे आ जाएगा और ए इनवर्स ये वाला जो ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये अलग से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या किया कि हमने एसोसिएटिव लॉ का यूज़ किया है और साथ यहाँ पर देखें मैट्रिक्स और उसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट में हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। आइडेंटिटी का इन्वर्स फाइंड करें तो हमारे पास आइडेंटिटी ही आता है। आइडेंटिटी को अगर हम मैट्रिक्स के साथ किसी भी के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में वही आएगा। तो ये हमारे पास आ जाती है, एक रिजल्ट प्रूफ हो जाता है ए इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू ए के है। फिर दूसरी ये है ए बी होल इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स ए के। तो अब यहाँ पर देखें इसके अगर मैं ए बी इनवर्स ए इनवर्स ये राइट हैंड साइड ले लूँ और अगर इसके साथ मैं ए बी को क्या करता हूँ? मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल टू राइट हैंड साइड जब मैं इधर आता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? यहाँ पर मैं एसोसिएटिव लॉ को अप्लाई कर देता हूँ। ए अपनी जगह पे बी को बी इनवर्स के साथ लिख लेता हूँ, यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ को अप्लाई किया है। अब यहाँ पर देखें बी इनवर्स इंटू बी इनवर्स मैट्रिक्स और उसका इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो रिजल्ट में मेरे पास एक आइडेंटिटी आएगी, मैट्रिक्स बनेगा। अब ए इनवर्स इंटू ए अगेन मैट्रिक्स और उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा।
अब यहाँ पे दो सिनारी हो सकते हैं। एक तो यहाँ पे अगर आप ए बी को डायरेक्टली आप यहाँ पर ले आए, ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा। अगर यूँ नहीं करते तो ए बी होल इन्वर्स के साथ क्या करते हैं, क्यू के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। जब ए बी इन्वर्स के साथ क्या करते हैं, क्यू के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ए बी होल इन्वर्स ये अपनी जगह पे और यहाँ पे ए बी का होल इन्वर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ का यूज़ करते हैं, ए बी होल इन्वर्स इंटू ए बी साथ बी इन्वर्स ए इन्वर्स अपनी जगह पे। अब यहाँ पर देखें ये मैट्रिक्स है और यहाँ साथ इसका इन्वर्स है, तो जब मैट्रिक्स और इसके इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। आइडेंटिटी को किसी भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट में आइडेंटिटी वही मैट्रिक्स आएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसको रीअरेंज करके लिखें तो ये आ जाएगा ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए। तो ये थी हमारे पास आ जाती थी 2.2 एक्सरसाइज थी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के बी के। इससे रेलिवेंट अगर कोई भी क्वेश्चंस हो या किसी भी स्टेप के अंदर इशू हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।